हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोविड-19 ट्यूटोरियल्स बाय एडवोकेट आर्केजा। कल हमने बात की थी इंडेमनिटी और गारंटी के बारे में। आज हम बात करेंगे प्लेज के बारे में, सूट्स बाय बेलीज और बेलर्स अगेंस्ट रॉन्गडूअर्स के बारे में, और एजेंसी का एक टॉपिक हम कवर करेंगे। वो टॉपिक कौन सा है? अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेलमेंट। सेक्शन 172 प्लेज पॉनर एंड पॉनी डिफाइंड। प्लेज क्या होती है? प्लेज वो होता है कि जब एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कुछ गुड्स दिए हैं, किसके लिए? या तो कोई डेट लेने के लिए और या फिर कोई ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, और जब तक वो डेट नहीं रिपे हो जाता या जब तक जिस ड्यूटी की परफॉर्मेंस के लिए गुड्स दी गई है वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं हो जाती है, तब तक जो गुड्स है वो वापस नहीं की जाएंगी। सो ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है ये होता है प्लेज का। अब जो बेलर है उसे कहा गया पॉनर और जो बेली है उसे कहा गया पॉनी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 173 की, पॉनीज राइट ऑफ रिटेनर। इसमें क्या है कि पॉनी जो है उसके पास वो गुड्स अपने पास रख सकता है। कब तक? 4 सिचुएशंस में। कब तक? जब तक जो कि उसने डेट दिया था वो डेट रिकवर नहीं हो गया, या फिर जिस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए वो गुड्स दी गई थी वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ है, या फिर कोई डेट के ऊपर इंटरेस्ट लग गया है वो, या फिर जो भी उसने नेसेसरी एक्सपेंसेस इंकर किए हैं उन गुड्स को बचा के रखने के लिए, उन गुड्स की देखभाल के लिए, वो सारे एक्सपेंसेस उसको पे नहीं हो जाते तब तक। अब बात करते हैं सेक्शन 174 की, पॉनी नॉट टू रिटेन फॉर डेट और प्रॉमिस अदर देन दैट फॉर विच गुड्स प्लेज्ड, प्रिजम्पशन इन केसेस ऑफ सब्सिक्वेंट एडवांसेस। इसमें क्या है कि अगर पॉनी है उसको कुछ गुड्स दी गई हैं एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कॉन्ट्रैरी इंटेंशन नहीं पता चलती है, तो जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था कि इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो गुड्स है वो रिटेन करके रखेगा पॉनी, वो सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है पर्पस, सिर्फ उसी पर्पस के लिए उन गुड्स को वो रिटेन कर सकता है। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि नहीं, आप अगर वो पर्पस पूरा हो जाता है उसके अलावा उसके बाद भी आप उन गुड्स को अपने पोजेशन में रख सकते हो, तो फिर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। और पॉनी फिर जरूरी नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स परफॉर्म की थी उसके बाद वो उन गुड्स को वापस कर दे। नहीं, अगर कह देते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के बाद भी वो गुड्स अपने पास रखेगा तो वो फिर वो रख सकता है। अब हम बात करते हैं प्रिजम्पशन इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट एडवांसेस। ये जैसे मैंने आपको पहले ऊपर बताया कि अगर डेट के ऊपर कोई इंटरेस्ट आ गया या फिर कोई परफॉर्मेंस होनी है या फिर उसने कुछ एक्सपेंसेस इंकर किए हैं गुड्स को बचाने के लिए, तो तब तक पॉनी को ये सारे खर्चे उसको नहीं मिल जाते हैं, तब तक वो ये गुड्स जो है वो अपने पास वो रख सकता है। हम बात करते हैं सेक्शन 175 की, पॉनीज राइट टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इंकर्ड। अगेन सेम थिंग, इसमें क्या है कि अगर पॉनी ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इंकर किए हैं गुड्स को बचा के रखने के लिए और उन गुड्स की देखभाल के लिए, तो जब तक उसको वो नेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं मिल जाते हैं तो पॉनी उन गुड्स को वो वापस नहीं करेगा। दैट इज उसके पास वो राइट होगा कि वो उसके पास ये राइट होगा कि वो उन गुड्स की प्लेज अपने पास वो रख सकता है। हम बात करते हैं सेक्शन 176 की, पॉनीज राइट वेयर पॉनर मेक्स डिफॉल्ट। इसमें क्या है कि अगर पॉनर ने कुछ डेट देना था पॉनी को वो नहीं दिया, या फिर कहा गया था कि कुछ आपने परफॉर्मेंस देनी है कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, उसने वो परफॉर्मेंस नहीं दी है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? पॉनी के पास जो गुड्स हैं वो गुड्स वो अपने पोजेशन में तब तक रख सकता है जब तक जो डेट है वो पे नहीं हो जाता है, या जब तक जो परफॉर्मेंस होनी है कॉन्ट्रैक्ट की वो नहीं हो जाती है। या उसके पास ये सेकंड रेमेडी है कि वो जो गुड्स उसके पास वो पड़ी है वो उनको बेच सकता है, और जो ये नोटिस है सेल का ये पॉनर को दिया जाना जरूरी है। अब सेल के बाद क्या है, अगर उसके पास जो जितने एक्सपेंसेस उसने इंकर किया उससे कम एक्सपेंसेस उसके पास उसको मिले हैं गुड्स की सेल के बाद, तो पॉनर लायबल है कि वो पॉनी को जो रिमेनिंग अमाउंट है वो उसको पे करे। बट अगर पॉनी के पास सेल के बाद सरप्लस अमाउंट है तो जितने अमाउंट उसने इंकर किए वो अपने पास रख के जो सरप्लस है वो पॉनर को वो वापस कर देगा। अब बात करते हैं सेक्शन 177 की, डिफॉल्टिंग पॉनर्स राइट टू रिडीम। इसमें क्या है कि पॉनर ने कुछ गुड्स दी थी पॉनी को या तो डेट को पूरा करने के लिए या फिर कुछ परफॉर्मेंस देनी है, और जब तक वो परफॉर्मेंस नहीं होती है तब तक वो गुड्स जो है वो पॉनी के पास रहेंगी। बट
और उसमें बता दिया है पहले कि इस टाइम के अंदर अंदर डेट होगा या जो भी परफॉर्मेंस है वो होगी, बट जो टाइम बताया उससे पहले पॉनर ने उन गुड्स को रिडीम कर लिया है। तो सिचुएशन में क्या है कि पॉनी को कोई भी अगर डैमेज कॉज होता है तो पॉनर पॉनी को वो डैमेजेस सारे पे करेगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 178 की, प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। अब इसमें क्या है कि अगर कोई गुड्स है उनकी प्लेज जो है वो मर्केंटाइल एजेंट कर रहा है ओनर के कहने पे, दैट इज ओनर ने ऑथराइज कर दिया है मर्केंटाइल एजेंट को कि ठीक है आप प्लेज कर सकते हो मेरे बिहाफ पे गुड्स को, तो उसकी तो ओनर ने अपनी अथॉरिटी मर्केंटाइल एजेंट को दे दी है गुड्स को प्लेज करने की। और अगर वो गुड्स प्लेज कर देता है तो वो प्लेज जो है वो माना जाएगा कि ओनर के अथॉरिटी पे उसने ये प्लेज करी है। और पॉनी जो है वो अब गुड फेथ में एक्ट करना चाहिए, दैट इज पॉनी ने जो भी अपनी ड्यूटीज वगैरह परफॉर्म करनी है या वट एवर इज द सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट में जो भी मेंशन्ड है, तो वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है उसको उसके लिए पॉनी की गुड फेथ होनी चाहिए। और ये बात जरूरी होनी चाहिए कि उसको पता ही नहीं था कि पॉनर के पास जो राइट्स हैं वो राइट्स हैं गुड्स को प्लेज करने के, वो राइट्स उसके पास अवेलेबल नहीं थे। किसके पास? पॉनर के साथ, पॉनर के पास। अब हम बात करते हैं सेक्शन 178 ए की, प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या है कि अगर प्लेज हुई है किसी गुड्स की अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो कि मेंशन है सेक्शन 19 या 19 ए में, तो उस सिचुएशन में क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। किसकी ऑप्शन पे? उस पर्सन की ऑप्शन पे जिसकी ऑप्शन पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल है। अब अगर सपोज कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड नहीं होता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि पॉनी का उन गुड्स के ऊपर जो होगा वो गुड टाइटल बन जाएगा, प्रोवाइडेड वो गुड फेथ पे एक्ट करना चाहिए। और जो भी उसको नोटिस है वो नोटिस नहीं होना चाहिए कि पॉनर का जो टाइटल है वो डिफेक्टिव टाइटल है। अब बात करते हैं सेक्शन 179 की, प्लेज वेयर पॉनर हैज ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट। अब इसमें क्या है कि जो गुड्स प्लेज की गई हैं उन गुड्स पे पॉनर का सिर्फ लिमिटेड इंटरेस्ट है, तो पॉनर की लायबिलिटी जो होगी वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट तक ही सीमित होगी। अब हम बात करते हैं सूट्स बाय बेलीज और बेलर्स अगेंस्ट रॉन्ग डूअर्स के बारे में। इसमें है सेक्शन 180 जो कि बात करता है सूट बाय बेलर और बेली अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। इसमें क्या है कि अगर कोई थर्ड पर्सन है वो बेली को रॉन्गफुली डिप्राइव कर रहा है गुड्स के बेलमेंट के लिए, या फिर उस जो गुड्स बेली के पास थी उसने उन गुड्स को खराब कर दिया, दैट इज किसी तरीके के उन गुड्स को इंजरी कॉज कर दी है, तो सिचुएशन में क्या है कि बेली के पास वो सब राइट्स अवेलेबल होंगे जो कि एक ओनर के पास होते उस सिचुएशन में जब जो ये गुड्स है उनकी बेलमेंट नहीं हुई होती। अब इसमें क्या है, बेलर या बेली दोनों में से कोई भी एक पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन को सू कर सकता है उन गुड्स के डैमेजेस के लिए या उन गुड्स के कंपनसेशन के लिए। सेक्शन 181 अपोर्शनमेंट ऑफ रिलीफ और कंपनसेशन ऑब्टेन्ड बाय सच सूट्स। अब कोई भी अगर कंपनसेशन मिली है ऐसे सूट से या कोई भी रिलीफ मिला है ऐसे सूट से, तो उसमें क्या है, और बेली और बेलर दोनों ने ही थर्ड पार्टी को इंज्योर किया था, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि बेलर और बेली की जितनी प्रपोर्शन में उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दी थी उतने प्रपोर्शन में जो ये रिलीफ है या फिर हम कह सकते हैं जो भी कंपनसेशन कोर्ट दे रही है वो उस प्रपोर्शन में दोनों पार्टी जो है वो आपस में डिवाइड कर लेंगी। अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ एजेंसी के बारे में, अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स। सेक्शन 182 एजेंट एंड प्रिंसिपल डिफाइंड। एजेंट कौन होता है? एजेंट वो पर्सन होता है जो कि किसी सेकंड पर्सन या किसी हम कह सकते हैं किसी और पर्सन के बिहाफ पे कोई काम कर रहा है या उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रिंसिपल कौन पर्सन होता है? प्रिंसिपल वो होता है जो कि कहते हैं कि आप ये काम करो या मुझे रिप्रेजेंट करो। अब हम बात करते हैं हूम एम्प्लॉय एजेंट, दैट इज सेक्शन 183 की। कोई भी पर्सन एक एजेंट को एम्प्लॉय कर सकता है प्रोवाइडेड वो साउंड माइंड का हो और मेजर हो, किसके अकॉर्डिंग? उस लॉ के अकॉर्डिंग जिस लॉ के प्रोविजंस उसके ऊपर एप्लीकेबल हों। सेक्शन 184 हु मे बी एन एजेंट। प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के बीच में एजेंट वो पर्सन होगा जो कि साउंड माइंड का होगा और मेजोरिटी की एज का होगा। अब ये दोनों कंडीशंस जो है वो इम्पोर्टेंट है एजेंट बनने के लिए, क्यों? क्योंकि एजेंट
की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रिंसिपल के प्रति। अब हम बात करते हैं सेक्शन 185 की, कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी। अब अगर एजेंसी बनाई गई है तो उसमें जरूरी नहीं है कि आपको कंसिडरेशन देनी ही देनी है। सेक्शन 186, एजेंट्स अथॉरिटी में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब ये क्या है कि जो एजेंसी होती है, या हम कह सकते हैं कि जो एजेंट की अथॉरिटी होती है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, वो इम्प्लाइड भी हो सकती है। अब ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड क्या है, ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 187 में। एक्सप्रेस अथॉरिटी हम कब कहेंगे, जब वो अथॉरिटी जो है वो वर्ड्स में हो, दैट इज वो वर्ड्स रिटन भी हो सकते हैं, वो वर्ड्स ओरल भी हो सकते हैं। और इम्प्लाइड कब होगी, जब जो सर्कमस्टांसेस है एक पर्टिकुलर सिचुएशन की, उन सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखा जाएगा और वो जो सर्कमस्टांसेस होंगे उसे हम कहेंगे कि वो इम्प्लाइड एजेंसी है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 188 की, एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। एक एजेंट है, उसको कहा गया है कि आप एक काम करो। अब उस काम को करने के लिए एजेंट के पास अथॉरिटी है कि वो सारे लॉफुल एक्ट्स करे उस काम, ताकि वो जो काम है वो पूरा हो सके। सिमिलरली अगर एक एजेंट को कहा जाता है कि आपको एक बिजनेस चलाना है, तो एजेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो सारे लॉफुल पर्पस पूरे करे, सारे वो लॉफुल काम करे जिससे कि वो बिजनेस को चला सके। इसको समझते हैं हम एक इलस्ट्रेशन से। इसमें क्या है कि ए ने कॉन्स्टिट्यूट किया बी को अपना एक एजेंट और उसको कहा कि आप बिजनेस चलाओगे शिप बिल्डिंग का। अब बी के पास ये सारी लॉफुल अथॉरिटी है क्या करने के लिए, कि वो टिम्बर खरीदे और कोई और जो मटेरियल है शिप बनाने का वो खरीदे, और जो वर्कमैन है जो कि उस शिप को बनाएंगे उनको वो हायर करे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 189 की, एजेंट्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। अब इस सिचुएशन में क्या है कि अगर कोई एक इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई है तो उसमें क्या है कि एजेंट जो है वो सारे मीन्स एम्प्लॉय करेगा अपने प्रिंसिपल को बचाने के लिए किसी भी तरीके के लॉस से। और वो सारे मीन्स कौन से होंगे, वो मीन्स होंगे जो कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन यूज करेगा सिमिलर सिचुएशंस में अगर उसके ऊपर कोई बात आ जाती। इसको समझते हैं हम एक एग्जांपल से। ए ने कंसाइन किया बी को जो कि कैलकाटा में है कि आपको कुछ गुड्स डिलीवर करनी है सी को जो कि कटक में रहता है। अब गुड्स सपोज हम कर लेते हैं, गुड्स कह लेते हैं हम सपोज कि वो पेरिशेबल नेचर की है। तो उस सिचुएशन में क्या है कि अगर वो गुड्स कटक पहुंचने से पहले पहले चांसेस है कि वो गुड्स खराब हो सकती है, तो भी उन गुड्स को कैलकाटा में बेच सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।